मेरा नाम विजय सिंह है। मैंने रीजनल कॉलेज से बीएससी बीएड किया है। मैंने भोपाल से एमएससी किया है और मैं आज गणित के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। गणित का पेपर 11 मार्च 2023 को मध्य प्रदेश का होने जा रहा है और मध्य प्रदेश का जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी पर आधारित है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं क्योंकि गणित एक बहुत कठिन विषय है, जबकि यह विषय कठिन नहीं है। अगर यदि हम चार्ट मॉडल के द्वारा पढ़ते हैं, हम कविता के द्वारा पढ़ते हैं, तो ये बहुत सरल विषय है, इतना कठिन विषय भी नहीं है। आपको पता है कि आपका अध्याय 1 है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जितनी भी संख्याएं होती वो सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। सम संख्याएं, विषम संख्याएं, परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सभी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में जो सवाल आ रहे हैं, जैसे करनी 3 सिद्ध कीजिए कि करनी 3 एक अपरमेय संख्या है, इसका क्वेश्चन परीक्षा में आएगा। इसके बाद अभाज्य गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं, ऐसे सवाल परीक्षा में आएंगे। इसके बाद उदाहरण का सवाल 4 की घात n बताइए कि यह 0 पर समाप्त होती है। आपको पता है कि जैसे 10 कोई संख्या है, 10 में 10 का गुणनखंड करते 10 की घात n, तो 2 गुणे 5 इसमें आता है और यह संख्या 0 पर समाप्त होती है। 4 कभी भी 0 पर समाप्त, इसका अगर गुणनखंड करते 4 का तो 2 गुणे 2 होल घात n। n क्या है यहाँ पर? प्राकृत संख्या है। तो जब कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होती है उसमें कम से कम एक बार 2 गुणे 5 अवश्य आना चाहिए। अगर यह नहीं आता है तो वह संख्या 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होगी। इसके बाद अभाज्य गुणनखंड निकाल लाना चाहिए। एचसीएफ का पूरा नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, एलसीएम का लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स का मतलब है कि इसमें हमें कॉमन लेना है, उभयनिष्ठ लेते हैं। एचसीएफ में जो उभयनिष्ठ आता है वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। इसके बाद एलसीएम जो बचता है उसका हम गुणा कर देते हैं तो वो हमारा एलसीएम कहलाता है। जैसे 3 संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, हम कैसे निकालेंगे? इसमें हम ये देखेंगे कि हमारी न्यूनतम घात क्या है, अधिकतम घात क्या है। अगर न्यूनतम घात होती है तो उसमें हम एचसीएफ निकालते, अधिकतम घात में हम एलसीएम ज्ञात करते हैं, क्योंकि हमें सभी संख्याओं को लेना पड़ता है इसमें। इसके बाद अध्याय 2 बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं? अगर चर की घात अपूर्ण होती है तो वो बहुपद नहीं है। चर की घात इसमें पूर्ण होना चाहिए तो बहुपद कहलाता है। जैसे करनी x + 2 यह बहुपद नहीं है। x की घात 2 + 2 यह बहुपद है। 0 बहुपद किसे कहते हैं? वह बहुपद जिसमें चर की घात 0 होती है वह 0 बहुपद कहलाता है और यह अपरिभाषित बहुपद है। इसके बाद शून्यकों का योगफल अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a। ये निकालने के लिए गुणनखंड विधि से आ सकते हैं। आपको शून्यक निकालने के लिए आएंगे, आपको गुणनखंड आना चाहिए। अगर गुणनखंड नहीं आते तो आप शून्यक ज्ञात नहीं कर पाओगे। और आप इसके बाद आपको शून्यक ज्ञात करना है। त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है वो त्रिघात बहुपद कहलाता है। इसके बाद द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे? यदि शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x की घात 2 माइनस कोष्टक अल्फ़ा + बीटा कोष्टक बंद x प्लस अल्फ़ा × बीटा। यह द्विघात बहुपद का सूत्र होता है। इसके द्वारा हम बहुपद द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद अध्याय 3 2 चर वाले रैखिक समीकरण का रैखिक युग्म।
रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात शून्य होती है रैखिक समीकरण कहलाता है। और रैखिक समीकरण का मानक रूप, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप या व्यापक रूप क्या कहलाता है? इसका व्यापक रूप होता है ax + by + c बराबर 0, जहाँ a बराबर 0 नहीं है, b बराबर 0 नहीं है। आपको अध्याय 3 में प्रतिस्थापन और विलोपन विधि को भी पढ़ना है। प्रतिस्थापन काफ़ी इम्पोर्टेंट विधि है। इसके बाद आपको प्रतिस्थापन में 3 समीकरण बनाएंगे, उससे हम x और y के मान ज्ञात करेंगे। विलोपन विधि में समान चिन्ह होने पर घटाने पर करेंगे, अगर विपरीत चिन्ह है समान चिन्ह घटाने पर करेंगे, विपरीत चिन्ह जोड़ने पर करेंगे। तो इससे हमें x और y के मान ज्ञात हो जाएंगे। इसमें बीजगणितीय समीकरण बनाने के लिए भी आएंगे, जैसे 3 गेंद और 3 बॉल की कीमत 50 रुपया है, 2 बॉल और 3 गेंद की कीमत 100 रुपया है, तो x 1 गेंद और 1 बॉल का मूल्य ज्ञात कीजिए। इस तरह बीजगणितीय रूप बनाने के लिए आएंगे। इसके बाद अध्याय 4 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मानक रूप या व्यापक रूप क्या है? ax² + bx + c बराबर 0 होता है। इसमें 2 मूल निकालना पड़ते हैं और इसमें 2 मूल निकालते हैं। गुणनखंड विधि काफ़ी इम्पोर्टेंट, गुणनखंड विधि के द्वारा 2 मूल निकाल सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें जैसे विविक्तीकरण का सूत्र क्या है? d बराबर b² - 4ac। d को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इंग्लिश में कहा जाता है। इसके बाद यदि मूल वास्तविक हैं तो d बड़ा है 0 से, d 0 से बड़ा मतलब कि विविक्तीकरण का मान धनात्मक आता है। यदि d बराबर 0 है तो मूल बराबर होते हैं, विविक्तीकरण का मान 0 होता है, b² - 4ac बराबर 0, तो मूल बराबर होते हैं। और d छोटा है 0 से, जो ऋणात्मक संख्याएं आती हैं, अगर विविक्तीकरण का मान ऋणात्मक आता है तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं। और इसमें शब्दों वाले सवाल भी आएंगे, जैसे 2 संख्याओं का योग 9 है, एक संख्या दुगनी और दूसरी 9 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, 2 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल भी आ सकते हैं। पुत्र पिता के सवाल आयु वाले भी आ सकते हैं इसमें। इसके बाद अध्याय 5 समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी जिसमें समान अंतर हो, कोई भी संख्या हो, अगर हम कोई श्रेणी लिखते हैं उसमें समान अंतर होना चाहिए। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 है, तो हम दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते, तो इसमें जो अंतर आ रहा है वो 2 का अंतर आ रहा है। तीसरे पद में से दूसरे पद को 2 का अंतर आएगा, वो समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप a + d, a + 2d, a + 3d, आगे तक कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा 9वां पद तो a + 8d, जैसे मैंने कहा 10वां पद a + 9d, a प्रथम पद और 9 मिलके 10 बन जाता है। इसके बाद उदाहरण के सवाल। समांतर श्रेणी के 4 पद ज्ञात कीजिए, प्रथम पद और सार्वंतर दिया तो उसके 4 पद ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल परीक्षा में आएंगे। इसके बाद उदाहरण -81 वाला। यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योग का सूत्र क्या है? n/2 s बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस छोटा कोष्टक n-1 बंद गुणे d, ये हमारा समांतर श्रेणी के n पदों का योग होता है। जैसे 5 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या है, इस सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। इसके बाद अधिक से अधिक उदाहरण सभी को देखना है और
अध्याय 6 त्रिभुज। त्रिभुज में समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं, सर्वांग त्रिभुज किसे। समरूप त्रिभुज वे त्रिभुज हैं जिसकी आकृतियाँ समान होती है, जिसकी माप जिसका रूप एक जैसा होता है लेकिन माप असमान होती है, उसे हम समरूप त्रिभुज कहते हैं। समरूप त्रिभुज सर्वांग त्रिभुज वे त्रिभुज हैं जिसमें सभी अंक समान होते हैं, सर्वांग त्रिभुज कहलाते हैं, जैसे समद्विबाहु त्रिभुज। और सर्वांग त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाएंगे, समरूप आकृतियाँ कहलाएंगी, लेकिन समरूप आकृतियाँ सर्वांग सम नहीं कहलाएंगी। इसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय का कथन और सूत्र, और इसमें थेल्स प्रमेय के सवाल परीक्षा में आएंगे। पाइथागोरस प्रमेय के सवाल और थेल्स प्रमेय के सवाल इसमें आएंगे। जैसे पाइथागोरस प्रमेय क्या है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, पाइथागोरस प्रमेय कहलाती है। इसमें ऑब्जेक्टिव आएंगे, प्रमेय 6.1 आएगी, उसके ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं अनुपात वाले, जैसे किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना है, इस टाइप का, जैसे 9:10 है, तो आपको इसको निकालना है। उनकी भुजाओं के वर्गों का योग हो जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात होता है, तो भुजाओं के वर्गों का योग होता है, तो वो निकाल लेते। बहुत सिंपल है, अगर संख्या बदलती तो आप कर सकते हैं। इसके बाद अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में दूरी का सूत्र, दूरी बराबर करनी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसके बाद मध्य बिंदु का निर्देशांक x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। इसके बाद विभाजन सूत्र m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये सूत्र परीक्षा में आ सकते हैं, आपको इनको अधिक से अधिक पढ़ना है। इसके बाद अध्याय 8 त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में आपको सरल समीकरणों से ही जोड़ियाँ बनाना है, क्योंकि हमारा त्रिकोणमिति के जो सूत्र आते हैं वो हमें अपने आप बनाना पड़ते हैं। जोड़ियाँ आएंगी, उसमें 3 सवाल आ सकते हैं उसके, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, इस तरह का आ सकता है। इसके बाद आपको त्रिकोणमिति में पाइथागोरस प्रमेय से भी आपको कॉस थीटा टेन थीटा के मान ज्ञात करने के लिए सवाल आएगा। इसमें साइन 90 माइनस थीटा कोष्टक, इस तरह के सवाल, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, इस तरह के सवाल उसमें आएंगे, इस तरह त्रिकोणमिति में। अध्याय 9 आपका ऊंचाई और दूरी का है, जिसमें आपको जैसे एक पेड़ आंधी में टूट गया तो इस टाइप के सवाल, उन्नयन कोण अवनमन कोण की परिभाषा, दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, इस तरह के सवाल आ सकते हैं। इसके बाद अध्याय 11 नहीं आएगा, रचनाएं नहीं आएंगी। इसके बाद अध्याय 10 व्रत। व्रत में आपका जो सवाल आएंगे, छेदक रेखा, स्पर्श रेखा एक बिंदु पर स्पर्श करती है। इसके बाद पाइथागोरस प्रमेय, 2 संकेंद्रीय वृत्तों के सवाल आ सकते हैं इसमें, और इसमें पाइथागोरस प्रमेय का अधिकतम उपयोग है। इसके बाद अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। जैसे आप जानते हो, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, चाप की लंबाई बराबर थीटा बटा 360 गुणे 2 पाई आर। इसमें इस टाइप के सवाल आ सकते हैं। और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। इसके बाद आपके सवाल त्रिज्या खंड से आ सकते हैं, जैसे एक
वर्ग बना है, उसमें 4 वृत्त बने हुए हैं, तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आ सकता है। 2 अर्धवृत्त बने हैं, तो इस टाइप के सवाल परीक्षा में आ सकते हैं, आपके 3 अंक का आएगा। इसके बाद अध्याय 13 है। अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आप लोगों को पता है कि इसमें जो सवाल आएंगे, जैसे 2 घन मिला देते हैं तो एक घनाभ बन जाता है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इस तरह आता सवाल। जैसे एक शंकु है और शंकु को अर्धगोले पर अध्यारोपित कर दिया जाता है, तो इस टाइप के सवाल एग्जाम में आ रहे हैं। इसके बाद अध्याय 14 सांख्यिकी। सांख्यिकी में आप जानते हो कि आपको बहुलक का सवाल अवश्य पढ़ लेना है और आपको माध्य वाला सवाल पढ़ना है। बहुलक या माध्य में से कोई एक अवश्य आएगा और माध्यक का सवाल भी आ सकता है, तो आप कोई भी एक कर सकते हो। माध्य हम कितने विधियों से निकालते हैं? x बार बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f प्रत्यक्ष विधि है। कल्पित माध्य विधि से माध्य निकाल सकते हैं, x बार पग विचलन विधि से माध्य 3 विधियों से माध्य निकालते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे सरल विधि है वो प्रत्यक्ष विधि है। लेकिन ये प्रत्यक्ष विधि छोटी संख्याओं के लिए उपयोग करते हैं, और कल्पित माध्य विधि हम बड़ी संख्याओं के लिए उपयोग करते हैं। तो आपको पता है कि छोटी संख्या यदि होगी तो x बार बराबर माध्य को हम समांतर माध्य को x बार से प्रदर्शित करते हैं। x बार बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f। कल्पित माध्य, इसमें हमें कल्पित माध्य पता करना पड़ता है, इसमें हमें वर्गांतर दिया जाता है, और इसमें हमको बारंबारता दी जाती है, f का मान दिया जाता है। हमें x का मान निकालना पड़ता है। x क्या है? वर्ग चिन्ह है। जब दोनों को जोड़ देते हैं, वर्गांतर में 2 संख्याएं होती हैं, उनको जोड़ देते हो, 2 से भाग देते तो हमारा वर्ग चिन्ह आ जाता है, x का मान आता है। और d का मान निकाला, d बराबर x माइनस a, तो d का मान निकाल लेते, f गुणे d करते हैं। फिर इसके बाद हम जो सूत्र लगाते हैं कल्पित माध्य, x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi di बटा सिग्मा f, इससे निकाल लेते हैं। इसके बाद प्रायिकता सब लोग जानते हो कि असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है। प्रायिकता की समस्त घटनाओं का योग 1 होता है। प्रायिकता में 2-2 अंक के 2 सवाल आएंगे, जैसे संगीता रेशमा वाला आ सकता है, सिक्के वाला आ सकता है, पासे वाला आ सकता है, ताश वाला आ सकता है। ऐसे सवालों को सबको पढ़ना है और आपका बहुत अच्छा हो जाएगा और बहुत बढ़िया आपकी परीक्षा जाए, ये मैं ईश्वर से कामना करता हूँ।